हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब मस्त हो, स्वस्थ हो और मैं भी अभी बहुत ही मस्त हूँ। बेटा आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर डिडक्शन कराइए चैप्टर 6 से का जो डायरेक्ट टैक्स सेम 5 का है। आपके इतने रिक्वेस्ट के बेस पे मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं ना सारे डिडक्शन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और टीवाई बीकॉम सेम 5 में आने वाले हैं। बेटा टोटल इज 7 डिडक्शन है, इसी में से घुमा फिरा के पूछते लोग, कोई भी 2-3 आ सकते हैं एग्जाम में। तो आज इसका एकदम ही क्विक रिवीजन होने वाला है, तो ध्यान देना इस सेक्शन में। इसमें आपका सारा इंटायर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। बेटा चैप्टर वाइज भी डिडक्शन होता है, उसको तो एग्जेम्प्ट बोलते हैं। एग्जेम्प्ट 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 हर हेड्स ऑफ इनकम में एक एग्जेम्प्ट तो रहेगा ही, बट यहाँ पे अलग से भी होता है जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में आता है। आपने पढ़ा रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का फॉर्मेट। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, एग्जाम में है ना 20 मार्क्स के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आता है, 10 मार्क्स के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी भी आता है, हाउस प्रॉपर्टी भी आता है 10 मार्क्स के लिए, कैपिटल गेन भी आता है 10 मार्क्स के लिए। बट बेटा कैपिटल गेन के साथ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं आता। तो मैं ये जो फॉर्मेट लिखा रहा हूँ ना, फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आप देख सकते हो कैपिटल गेन का नाम ही नहीं है। क्या क्या नाम लिखा है मैंने? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ये चारों हेड्स ऑफ इनकम ही लिखा है मैंने। कैपिटल गेन मैंने जानबूझ के लिखा नहीं है इधर, मैं भूला नहीं हूं, लिखा नहीं है कि उसके साथ डिडक्शन नहीं आता। हमें इस आज के जो सेशन में यही पढ़ना है कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में क्या क्या आएगा। आपको एग्जाम में क्या पूछते हैं पता है? कंप्यूट द टोटल इनकम या फिर कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम फाइंड करना है अपने को, NTI, नेट टैक्सेबल इनकम। इसके लिए आपको डिडक्शन का होना जरूरी है। क्या सर हमको ये 4 हेड्स ऑफ इनकम आएगा क्या एक साथ? नहीं बेटा, इस चारों में से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है मैं आपको बताता हूं। या तो आपको सैलरी के साथ डिडक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ जाएगा, या फिर हाउस प्रॉपर्टी के साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, या बिजनेस और प्रोफेशन के साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, या फिर हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस एंड प्रोफेशन का भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। क्लियर है कि नहीं? हाँ, अच्छा बड़ा क्वेश्चन आ गया बाई चांस, आपका नसीब ही खराब है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में आपको ये चारों हेड्स ऑफ इनकम भी आ सकती है। तो कुछ बोल नहीं सकते, आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है। इनकम फ्रॉम सैलरी का मैंने आपको बताया था रिविजन के टाइम पे, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये सब सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। आज का अपना पूरा ध्यान रहेगा किस पे? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 के अंदर। क्लियर है? तो देखते यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मेट है, आपको पता चल गया रहेगा पूरा। अब हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला हेड है अपना, वो है ATC। बेटा ATC के बारे में मैं पढ़ाता हूँ। ATC थोड़ा सा लंबा सेशन रहेगा बट सिंपल है। हर कोई कॉमन मैन, इंडिविजुअल सेविंग करना पसंद करता है। समझो किसका सैलरी इनकम है तो भी वो सेविंग करता है, उसका सेविंग तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। पता PPF करता है, अपना प्रोविडेंट फंड करता है। जैसे एम्प्लॉयर ने भी क्या किया, PF का पैसा काटा, और हमको भी PF का पैसा काट के पैसा मिलता है सैलरी के तौर पे। तो हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सेविंग करना चाहता है। तो ATC का जो नाम है वो मैंने क्या लिखा है? स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। सरकार अपने को बोलती है कि आप लोग जो टैक्स पेयर है, आप लोग समझो कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, और क्या इन्वेस्टमेंट करना है वो हम बताएंगे, वो सरकार बताएगी। जो स्पेसिफाइड है उसी में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन ATC के तहत। अब सबसे पहला है वो है LIC। हर किसी के पास LIC तो होता ही है, हर कोई इंडिविजुअल, ठीक है ना, LIC तो करवाता ही है अपने नाम पे या अपने स्पाउस मतलब वाइफ के नाम पे, या बच्चों के लिए LIC करा दिया, ठीक है ना। तो LIC का जो प्रीमियम पे करते हो, सुनो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर की। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? अभी का जो प्रीवियस ईयर है 2023-24, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, यह आपका प्रीवियस ईयर है। और असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2024 और 25, ठीक है ना। तो आपने प्रीवियस ईयर में जो LIC का पैसा पे किया है उसका प्रीमियम पे किया, अपन प्रीमियम पे करते कंपनी को, तो जो जितना भी प्रीमियम का अमाउंट है वो आपको ATC में माइनस करने मिलेगा। पर कंडीशन ये है
कि जो LIC का प्रीमियम का अमाउंट है वो 20% ऑफ सम एश्योर्ड के कम ही होना चाहिए। मतलब जितना कि आपका पॉलिसी अमाउंट है उस पॉलिसी अमाउंट से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका प्रीमियम का अमाउंट। मतलब समझो 1 लाख का पॉलिसी अमाउंट है तो बेटा 1 लाख का 20% कितना होता है? यस बच्चों, 1 लाख का 20% कितना होता है? कोई बता सकता है? 1 लाख का 20% होता है 20,000 रुपीज़। तो 20,000 से कम होना चाहिए आपका प्रीमियम का अमाउंट। समझो पॉलिसी वैल्यू 1 लाख रुपए, मैं आपको बताता हूँ। 1 लाख पॉलिसी अमाउंट है इंटू 20% कितना होता है? 20,000। समझो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है LIC प्रीमियम पेड 20,000 रुपये, उतना माइनस करने मिल जाएगा। पर उससे ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो तो माइनस करने आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कंडीशन है 20% वाला। और समझो आपने पॉलिसी है ना 1 अप्रैल 2012 के बाद इशू की है, ठीक है ना, तो 10% होना चाहिए सम एश्योर्ड का। क्लियर है कि नहीं? आपको है ना ये तो एग्जाम में आता ही नहीं है आपके लेवल में। सीधा आपने को है ना सम के नीचे लिखा रहता है कि LIC कितना पे किया, बस। क्लियर है कि नहीं? LIC का प्रीमियम कितना पे किया, तो याद रखना LIC प्रीमियम। दूसरा आपका PPF डिपॉजिट, आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे डिपॉजिट किए तो ATC में माइनस करने मिलेगा। अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC परचेस किया आपने, ठीक है ना, या फिर उस पर इंटरेस्ट मिला, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन NSC है, NSC का इंटरेस्ट। उसके बाद आपने अपने बच्चों का ट्यूशन फीस पे किया। बच्चे कितने होने चाहिए? चाहे कितने भी हो, बट आपका लिमिटेशन ये है कि 2 बच्चों पर ही डिडक्शन मिलेगा। मतलब समझो अपने पास टोटल 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो कोई भी 2 बच्चे पकड़ लो, उनका जो ट्यूशन फीस आपने पे किया रहेगा उसका आपको ATC में डिडक्शन मिलेगा। बेटा ट्यूशन फीस करके जो आप स्कूल में पे करते हो ना बच्चों को, तो उसमें कॉलम रहेगा रिसिप्ट में ट्यूशन फीस कितना है। आपने कॉलेज में भी देखो, कॉलेज में पेमेंट किया रहेगा फीस का। कॉलेज का फीस की बात कर रहा हूँ मैं प्राइवेट कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉलेज के फीस में आप देखना फीस रिसिप्ट रहेगा, वहाँ पे ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस लिखा रहेगा। तो जो ट्यूशन फीस का अमाउंट है ना वो आपको माइनस करने मिलेगा ATC में। भोजन क्या करते हैं पता है कि कोई बच्चा क्लासेस जा रहा है, क्लासेस का फीस पे किया, वो भी यहाँ पे माइनस कर देता है। समझे? ऐसा नहीं चलेगा। अगर पकड़े गए तो आप चोर हो गए। टैक्स ऐसा ही है। टैक्स में क्या होता है कि पकड़े गए ना तो चोर कहलाओगे, नहीं पकड़े गए तो चलने दो। क्लियर है कि नहीं? तो डायरेक्ट टैक्स का ये मतलब होता है। इसमें क्या होगा कि आपको रूल्स पता होने चाहिए कि सर रूल क्या है। हाँ सर हम तो ऐसे करते, चलेगा ना, करो, गलत है वो, लेकिन पकड़े गए तो आपको फिर वहाँ पे करना पड़ेगा टैक्स का अमाउंट, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, ट्यूशन फीस का जो बच्चों लोग का मैक्सिमम 2 बच्चे, कोई भी 2 बच्चे सिलेक्ट कर सकते हो आप। क्लियर है? उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर म्यूचुअल फंड में आपने पैसे डाले, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो उसका भी ATC में डिडक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद पेंशन फंड मेरा 2 होते हैं। एक तो पेंशन फंड ऑफ LIC भी होता है, एक होता है पेंशन फंड ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटा ध्यान देना, अगर पेंशन फंड ऑफ LIC आया तो वो 80CCC में जाएगा। देखो यहाँ पे बेटा, सीयर सेक्शन 80CCC किसका? ये पेंशन फंड ऑफ LIC का पेंशन फंड हुआ तो क्या आएगा वो 80CCC में। बस समझो म्यूचुअल फंड एंड UTI मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो UTI और म्यूचुअल फंड का जो पेंशन फंड रहेगा ना वो आपका ATC में आएगा। समझे? डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए 80CCC और ATC में क्या है। उसके बाद आपने देखो, आपने हाउसिंग लोन लिया, होम लोन बोलते, होम लोन, घर लिया, घर पे लोन उठाया। अब जब आप लोन लोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा। अब रीपेमेंट करते टाइम पे आपको प्रिंसिपल का भी पेमेंट करना पड़ता है और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। समझो मैंने 10 लाख का लोन लिया, अब मुझे फ्यूचर में लौटाना है समझो 12 लाख रुपए, तो 10 लाख तो प्रिंसिपल लौटाया और 2 लाख इंटरेस्ट लौटाया। जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो ना वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है अंडर सेक्शन कौन सा 24 में उसका डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का। और जो प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हो
वो प्रिंसिपल अपने को एटीसी में मिलता है। तो क्या लिखा है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, और लिखा भी है नॉट इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं बेटा। नॉट इंटरेस्ट मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे माइनस करने नहीं मिलेगा, वो अपना हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। अंडरस्टूड। उसके बाद ये जो बहुत नया नया चला है, आपने देखो अपने रूटीन लाइफ में भी सुना रहेगा, जब बच्ची पैदा होती है अपने घर पे, बच्ची मतलब बेबी, तो उसमें क्या होता है कि हर कोई ना एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करता है, सुकन्या समृद्धि स्कीम। इसमें अगर आपने डिपॉजिट किया तो आपको एटीसी में बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, अगर लड़की पैदा हुई तो, चल लड़का पैदा हुआ तो देखेंगे कोई मुख्यमंत्री कोई स्कीम लेके आएगा, लाडला योजना लाडला करके आया भी था बीच में, वो उसकी बात नहीं हो रही, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा बेटा। क्या बोल रहा है कि किधर भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप जो सरकार ने बोला हुआ है उसमें पैसा डालोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा, जो कि अपना कौन सा है, सुकन्या समृद्धि स्कीम। अंडरस्टूड। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम में ही पैसा डालो तो अपने को डिडक्शन मिलेगा। तो क्या पढ़ा अब तक आपने, समझो यहाँ पे सबसे पहला ध्यान देना, यहाँ पे LIC का प्रीमियम, ओके, LIC का प्रीमियम आपने पे किया तो आपको क्या मिलेगा, एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद क्या था अपना एटीसी के बाद ये वाला PPF डिपॉजिट, LIC फिर PPF डिपॉजिट, उसके बाद NSC परचेस किया आपने, उसका इंटरेस्ट, ठीक है। और पांचवा क्या था, ट्यूशन फीस। पहले 5 पॉइंट याद रखो आप बेटा, 5 पॉइंट याद कैसे रखना है। हर कोई LIC करवाता है, क्लियर है कि नहीं। LIC का प्रीमियम पे किया, उसके बाद आप है ना PPF में पैसा डिपॉजिट करते हो, ठीक है। PPF सबको पता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसके बाद में NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किया, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी। तो 4 चीज़ याद होगी अपने को, एक कौन सा, LIC, उसके बाद PPF, NSC, उसका इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने, LIC, PPF, NSC, उसका इंटरेस्ट, क्लियर है। उसके बाद ट्यूशन फीस ऑफ बच्चा, तो बच्चों का ट्यूशन फीस ये आ जाएगा। देन उसके बाद 2 है आपका, एक तो म्यूचुअल फंड, सिंपल म्यूचुअल फंड, और एक क्या था अपना पेंशन, कौन सा, पेंशन फंड ऑफ म्यूचुअल फंड, समझे, पेंशन फंड ऑफ म्यूचुअल फंड या फिर UTI, क्लियर है कि नहीं। इसमें मैंने क्या बताया था, अगर एक और आया ना पेंशन फंड ऑफ LIC, वो 83C में चला जाता है, 83C में। यहां तक क्लियर है। देन आफ्टर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन, ओके, और देन सुकन्या समृद्धि स्कीम। इसको है ना बेटा 3-4 बार रीड कर लोगे ना, वो दिमाग में बैठ जाएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बेटा, ओके, रट्टा नहीं मारना है। हाँ, इसके आगे कुछ और भी सेक्शन है, वो मैं आपको मेमोरी टेक्निक से याद करवा दूंगा। इसको सिर्फ 3-4 बार रीड कर देना, याद हो जाएगा बेटे। ये आपको सुनाई देते बार बार रूटीन आपके समाज में, LIC हो गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया, PPF हो गया, ये सब। अब लास्ट में देखो एक कॉन्ट्रीब्यूशन, ये याद रखना बेटा, ये आता है। आपने 7 जगह कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो आपको डिडक्शन मिलेगा। वो 7 जगह कौन कौन सी है, सबसे पहला PF मतलब प्रोविडेंट फंड, अभी पढ़ा आपने, तो नाम अलग लिख के आते, कभी PF लिख के आ जाएगा, कभी PPF लिख के आ जाएगा। तो प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। SPF क्या होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, क्लियर है कि नहीं, कंपल्सरी होता है, क्रिएट करना पड़ता है अपने को। फिर RPF क्या होता है, RPF रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, क्लियर है। फिर सुपर एन्युएशन फंड, फिर 2 याद रखना, 2 नाम कौन से, यूलिप, यूलिप मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। फिर ELSS क्या होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो ये दोनों आपको याद रखना, यूलिप और क्या है, ELSS, क्लियर है कि नहीं। ये 7 जगह आपको याद होना चाहिए, कौन सा, PF, SPF, PPF, याद हुआ ये। उसके बाद क्या है, RPF, फिर सुपर एन्युएशन फंड, उसके बाद ELSS और यूलिप, ठीक है ना। और बहुत सारे हैं, लेकिन ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में आता है बेटा। मैंने क्या बोला, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो सब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ATC आपका फिनिश हुआ। ATC में मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 1,50,000 का। समझो मैंने PPF में
2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर लिए, 2 लाख रुपए, डिडक्शन अपने को 1,50,000 का ही मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिटेशन है कितना, 1,50,000। अगर समझो आपने पीपीएफ में 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 1 लाख के डिडक्शन मिलेगा। समझे, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना डिडक्शन मिलेगा, बट ज़्यादा करोगे तो लिमिट में मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? जितना किया उतना डिडक्शन, जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना डिडक्शन, बट अगर आपने ज़्यादा किया तो लिमिट में रहने का। तो याद रखना, कम है तो कम ले लो, ज़्यादा है तो लिमिट में रहो। लिमिट क्या है? 1,50,000 रुपीज़ का। क्लियर है? यह आपको दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, 80CCC भी वही है, एक ही लाइन है इसमें। तो कौन सा? पेंशन फंड ऑफ LIC। ठीक है, LIC का पेंशन फंड तो 80CCC में आ जाएगा, और इसमें भी लिमिटेशन है 1,50,000 का। सो ये तो अच्छा है, 1,50,000 उधर भी था, इधर भी 1,50,000, तो 3 लाख का डिडक्शन मिलेगा ना बाबा ना, 3 लाख नहीं बेटा, समझो दोनों को मिला के 1,50,000 है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या आएगा? 80C प्लस 80CCC इक्वल्स टू 1,50,000। इट इज गिवन इन सेक्शन 80CCE। बेटा ये अलग से सेक्शन है, याद नहीं रखना आपने को। ये जो बात बोली है ना मैंने कि दोनों मिला के 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा, ये बात सेक्शन में लिखी हुई है। कौन से सेक्शन में लिखी हुई है? 80CCE में। तो बेटा ऐसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, MCQ आ सकता है कि 1.5 लाख का लिमिट कहाँ पे बताया गया है, तो ये सेक्शन 80CCE में बताया गया है। क्लियर है बेटा? पक्का? जब भी 80C आएगा तो LIC दिमाग में रखना है, LIC, ट्यूशन फीस और कॉन्ट्रीब्यूशन, ये 3 चीज़ें याद रख सकते हो आप। LIC, ठीक है, और कौन सा? ट्यूशन फीस और कॉन्ट्रीब्यूशन, जो मैंने 7 कॉन्ट्रीब्यूशन बताया वो, ये ज़्यादातर आते हैं, बाकी कुछ काम के भी नहीं है। और ये नाम याद रखना बस। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। 80C हो गया, अब आ गया है 80D। 80D, D मतलब मेडिक्लेम, D मतलब डॉक्टर होता है। डॉक्टर से याद रखना, आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब भी आपको ट्रीटमेंट करवाना रहता है, आपको मेडिसिन का जो फैसिलिटी चाहिए, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो D बोले तो डॉक्टर 80D। अगर समझो आपने मेडिक्लेम करवाया, चाहे किसी भी कंपनी से करवाए क्यों ना हो, और उस मेडिक्लेम करवाने के टाइम भी आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, उस प्रीमियम का डिडक्शन यहाँ मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि आपको प्रीमियम किस पे भरना है? चेक से भरना है। बेटा LIC में ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं था, कैश में दिया, चेक से दिया, चलेगा। बट यहाँ पे कंपलसरी है कि आपको मेडिक्लेम में चेक से ही होना चाहिए, तो यहाँ लिखा हुआ है चेक ऑनली। अब बेटा LIC में हमने क्या पढ़ा था कि आपने LIC अपने खुद के लिए किया चलेगा, वाइफ के लिए किया चलेगा, और बच्चों के लिए किया तो भी चलेगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन में डिपेंडेंट हो कि इंडिपेंडेंट हो, चलेगा कोई भी, या कुछ बोला हुआ नहीं था। तो सेल्फ मतलब खुद, स्पाउस मतलब अगर मैं इंडिविजुअल, अगर लड़का है तो वाइफ इज स्पाउस, अगर इंडिविजुअल लड़की है तो हस्बैंड इज द स्पाउस। सर अभी तो ऐसा कुछ रहा नहीं है, पर ठीक है चलेगा, समझाने के लिए था, ठीक है ना। और बच्चे लोग। अब बेटा बात करते हैं अपन मेडिक्लेम की। अब मेडिक्लेम में क्या होता है? आपने खुद का मेडिक्लेम करवाया, स्पाउस का कराया, चलेगा, साथ में बच्चों का करवाया तो बच्चे होने चाहिए डिपेंडेंट। ऐसा मेरे साथ एक घटना घटी थी, जब मेरा एज हो गया 24 ना, शायद 24 या 23 ऐसा कुछ एज हुआ था, या 21 हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। वैसे ही है ना, मेरे एक घर पे ना एक जॉइंट पॉलिसी था मेडिक्लेम का, स्टार हेल्थ का। उस एजेंट ने क्या किया कि मेरा नाम हटा दिया उसमें से, और क्या बोला कि नहीं अभी आपका अलग से लगेगा पॉलिसी, आप फैमिली में नहीं आते। मैं डर गया, बोला ऐसा कैसे हो गया, मैं फैमिली में नहीं आता। बोला अभी आप कमाने लग गए, आपका पैन कार्ड भी बन गया है, अब आप है ना इंडिपेंडेंट में आ चुके हो, समझे कि नहीं। अब आप क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए, तो आपका अलग से बनेगा, उनका अलग से रहेगा। तब समझ में आया कि भाई ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो अगर मेरे डैडी ने पॉलिसी निकाला था उनकी वाइफ के लिए, मतलब मेरी मम्मी के लिए, तो डैडी, मम्मी और बच्चे लोग, ठीक है, वो इसमें आ गए। अगर मेरे डैडी ने मेरे दादाजी के लिए पॉलिसी निकाला है, वो इसमें आ जाएगा, पेरेंट्स में। तो जब मेरे डैडी रिटर्न फाइलिंग करेंगे, और समझो मेरे डैडी की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे डैडी ने क्या किया, उनके लिए
मेरी मम्मी के लिए और हमारे लिए पॉलिसी निकाला, और मेरे दादा दादी भी थे उनका पॉलिसी निकाला। तो मेरे डैडी को है ना एटीडी में मैक्सिमम 25,000 रुपये, और प्रीमियम अमाउंट कितना था उसमें जो लोअर अमाउंट है वो देखा जाएगा। समझो आपने प्रीमियम पे किया सिर्फ 20,000, तो 20,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने प्रीमियम पे किया 27,000 तो आपको सिर्फ 25,000 तक का ही बेनिफिट मिलेगा। क्लियर, मैक्सिमम लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं। और पेरेंट्स का भी निकालो तो 25,000, तो 25 कितना हो गया 50,000 रुपीज़। बस समझना, अगर इन दोनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन है, ऑब्वियसली अगर ये सीनियर सिटीजन होंगे तो ये भी बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो अगर सीनियर सिटीजन रहेंगे तो आपको टोटल मैक्सिमम कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन, मैक्सिमम रुपीज़ 50,000 इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 ईयर्स। मतलब अगर समझो हम लोग कोई सीनियर सिटीजन नहीं है बट पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो हमारा मैक्सिमम होगा 25,000 और उनका मैक्सिमम हो जाएगा 50,000। तो 50 और 25 कितना होता है 75,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है अपने को, ये दिमाग में डाल दो। क्लियर है, समझे। अगर मैं भी सीनियर सिटीजन तो वो तो होंगे सीनियर सिटीजन, डैडी तो बड़े ही होते हैं, तो 50 और 50 कितना हो जाता है 1 लाख, समझे। तो आपको 1 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, पक्का, ओके। अगर आपने समझो मेडिक्लेम नहीं करवाया आपने CGHS किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डाला, क्या लिखा कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट चलिए जो दिल्ली में बैठते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आपने पैसा डाला तो भी वो 80D के बराबर ही होता है, और इसमें भी यही अपना स्कीम लागू होगा, समझे कि नहीं। तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। या फिर आपने हेल्थ चेकअप करवाया, अब हेल्थ चेकअप आपने कैश में करवाया तो भी चलेगा, पर इसमें लिमिटेड है कि आपका हेल्थ चेकअप कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 5,000 का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा डिडक्शन 80D में। तो हेल्थ चेकअप का लिमिट कितना है, सिर्फ 5,000 रुपीज़, या लिख के आएगा आपको क्वेश्चन में हेल्थ चेकअप करके, तो आप 80D में लिखना। और अगर हेल्थ चेकअप कैश में भी किया तो भी चलेगा, ऊपर वाला हमारा चेक ही होना चाहिए वाला, ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन चेक से ही होना चाहिए। क्लियर है, बट हेल्थ चेकअप का कैश में चलेगा, लिखा भी है कैश और चेक। मैक्सिमम कितना रुपीस 5,000। बेटा समझ में आया। अब टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹27,000, ठीक है। तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, सिर्फ 25,000। हाँ, अगर लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन है तो पूरा मिल जाएगा 27,000। क्लियर है कि नहीं। आपको लिमिट से भी याद रखना है कितना 25,000, और सीनियर सिटीजन हो गया तो 25 और 50,000 हो जाएगा 50,000। समझ में आया, क्योंकि सीनियर सिटीजन का प्रीमियम ज़्यादा भरने को आता है, समझे। जैसे जैसे एज बढ़ता है प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता है, तो गवर्नमेंट भी समझती है भाई ये अपना सही कामों में पैसा लगा रहे, कि इंसान पैसा किस लिए कमा रहा है, पूरा कमा के टैक्स भर देगा तो बचेगा क्या उसके लिए, तो कुछ रिडक्शन मिलना चाहिए उसको, समझे। ये सब नेसेसिटी है, मेडिक्लेम हो गया, LIC हो गया, तो सरकार भी समझती है और अपने को बेनिफिट देती है। अब बेटा जो ATU है, मैंने ATD कैसे याद करवाया था, D बोले तो डॉक्टर, और डॉक्टर के यहाँ पे मेडिक्लेम। अब ATU बेटा U वाला है ना, U वाला, इसको ऐसा आपको है ना इमेजिन करना है कि ये U मतलब एक व्हील चेयर होता है, व्हील चेयर देखो, जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो चेयर यूज़ करते हैं, ऐसा विकलांग वाला चेयर, फिर उसमें मतलब वो लोग यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। क्लियर है कि उसको मतलब सहारा चाहिए, तो वो एक U वाला चीज़ दिखा रहेगा आपने, U वाला। तो हैंडीकैप से आपको U याद रहेगा, U, ओके। तो U क्या होगा आपका हैंडीकैप वाला। तो हैंडीकैप में क्या होता है, समझो असेसी। बेटा असेसी क्या होता है, असेसी इज ए पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, जिसका आप कंप्यूटेशन कर रहे हो, जिसका सम आया वो असेसी है। अब असेसी अगर हैंडीकैप हुआ तो उसको है ना डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80U में। अब सर हैंडीकैप हुआ मतलब, बेटा आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि मैं हैंडीकैप, ठीक है। सपोज मेरा एक नाखून टूट गया,
तो वो हैंडीकैप में नहीं आता बेटा। नाखून टूट गया हैंडीकैप कैसे होगा? काम कर सकते हो, नाखून ही टूटा ना आपका, हाथ तो ही टूट गया आपका, समझे कि नहीं? तो अगर हैंडीकैप में लिमिट दिया हुआ है, सर्टिफिकेट में लिख के आएगा कि आप कितना परसेंटेज तक डिसेबल हो, तो आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज देखा जाएगा। अगर आपका डिसेबिलिटी लेस देन 40% है, मतलब आप डिसेबल नहीं हो बेटा, आप सक्षम हो, समझे? डिसेबल मतलब क्या होता है? 40% या उससे ज़्यादा। अगर आप 40% या उससे ज़्यादा डिसेबल हो बट लेस देन 80%, मतलब 79% तक आप डिसेबल हो, उस केस में आपको फिक्स 75,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा, 75,000 का, समझे? आप 80U में डिडक्शन ले सकते हो, कितना? ये फिक्स अमाउंट है 75,000। सर मैं तो अपने ऊपर मेंटेनेंस में खर्चा इतना करता ही नहीं हूँ, मेरा तो पूरे साल का खर्चा ही कितना आता है, जो मैं हैंडीकैप हूँ तो हैंडीकैप को कोई खर्चा तो आता रहेगा ना, मतलब मेडिक्लेम वगैरह कोई रहेगा या फिर उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो ट्रीटमेंट का जो खर्चा आ रहा है उसको सिर्फ 20,000 रुपये पूरे साल का, पर फिर भी उसको 75,000 का डिडक्शन, ये फिक्स अमाउंट दे दिया है। अगर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, समझो आपको आप हैंडीकैप हो और आपके मेंटेनेंस का खर्चा आ रहा है 1 लाख रुपए, फिर भी आपको सिर्फ 75,000 रुपीज़ का ही डिडक्शन मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने बोला है। जो गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है? कि आप इंडिया में रह के पैसा कमा रहे हो तो इंडिया को आपको कुछ देना चाहिए, कुछ हफ्ता देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। बट मैं देख रहा हूं कि आप तो हैंडीकैप हो, तो हैंडीकैप होकर भी आप पैसा कमा रहे हो, सैल्यूट है। लोग तो भीख मांगने लगते हैं, समझे कि नहीं? और आप कितने मतलब खुददार इंसान हो और आप काम कर रहे हो, क्लियर है? तो गवर्नमेंट को अच्छा लगा कि आप हैंडीकैप हो, काम कर रहे हो, तो क्यों ना आपको थोड़ा बेनिफिट दिया जाए। तो जितना भी आपका इनकम है उसमें आप माइनस कर दो, कितना? 75,000, और जो बचेगा उस पर आप टैक्स पे करो। तो कितना अच्छा किया गवर्नमेंट ने, क्लियर है कि नहीं? अगर आप ज़्यादा हैंडीकैप हो, उसमें लिखा रहेगा सीवियर डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटी, जैसे कैंसर हो गया किसी को, या कोई ऐसा मतलब है कि उसको सीवियर मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारी है और डिसेबिलिटी क्या है 80% उससे ज़्यादा है, उस केस में आपको 1.25 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। 1.25 लाख बोले तो 1,25,000 रुपीज़, क्लियर है कि नहीं? 1,25,000 रुपीज़। जैसे कोई पावती फड़वा रहे हम लोग मंदिर में, 1,25,000 रुपये, फिर याद रखने के लिए बताओ 1.25 लाख रुपए। जब प्रसाद चढ़ती है ना, प्रसाद, अगर आप प्रसाद चढ़ा रहे हो भगवान मंदिर में, तो बोलते हैं ना कि 1.25 किलो का प्रसाद हो गया या फिर 1.25 रुपये का, ऐसा कुछ रहता है, वो शुभ माना जाता है, ठीक है ना? तो 1,25,000 रुपीज़ याद रखना, 1,25,000 अगर सीवियर डिसेबिलिटी रहेगी तो। पक्का? ये था आपका 80U वाला सेक्शन। नाम क्या था? असेसी हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप रेसिडेंट इंडिविजुअल, समझे? वो होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, तो आपको मिलेगा बेनिफिट, रेसिडेंट होना चाहिए, एनआर को नहीं मिलता। अब बेटा वो तो था आप खुद हैंडीकैप है, तो अगर आपकी दीदी हैंडीकैप है, तो दीदी बोली तो रिलेटिव में आती है, अगर आपकी दीदी हैंडीकैप है तो उस केस में भी आपको वही बेनिफिट मिलेगा। कैसे? अगर दीदी 40% से कम हैंडीकैप है तो नील, बिटवीन 40 और क्या बोला है 80% तो क्या आएगा 75,000 का फिक्स अमाउंट डिडक्शन मिलेगा, और सीवियर डिसेबिलिटी है दीदी को तो उस केस में कितना मिलेगा? 1.25 लाख रुपए। अब दीदी बोला है मतलब अंडर सेक्शन 80 DD, DD याद रखना बेटा, खुद रहोगे तो व्हील चेयर रहेगा यू वाला, उस पर काम करने का, और दीदी हैंडीकैप रहेगी तो अंडर सेक्शन 80 DD हो गया, क्लियर है? उसके बाद उसमें रिलेटिव में क्या आता है, कौन कौन रिलेटिव में आते हैं? आप दीदी बोले, दीदी मतलब सिस्टर तो आ गई, अब सिस्टर आ गए तो फिर भाई साहब तो आएंगे ही ना, भाई और बहन दोनों। उसके बाद देखो स्पाउस, सेल्फ नहीं आएगा इसमें, सेल्फ होता तो किस में आता है? 80U में आता है, समझेगी नहीं? तो सेल्फ रिलेटिव में थोड़ी आता है, वो तो 80U में बेनिफिट मिल जाएगा। आपके रिलेटिव मतलब स्पाउस हो गए, बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, ब्रदर और सिस्टर। बट ध्यान देना ये सारे कौन होने चाहिए? डिपेंडेंट होने चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा दिया था, देखो डिपेंडेंट, वापस से क्वेश्चन मत पूछना सर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, लिखा हुआ है डिपेंडेंट, ये सब होने चाहिए डिपेंडेंट। एक और कंडीशन है, समझो ये सारे डिपेंडेंट है, ये सारे डिपेंडेंट है मेरे ऊपर और हैंडीकैप है, मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, ओके?
अब समझो कि इसमें से पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी इनकम कमाते हैं और वो हैंडीकैप है, तो पेरेंट्स ने भी समझो एटीयू में बेनिफिट लिया रहेगा। अगर पेरेंट्स ने एटीयू में बेनिफिट लिया रहेगा तो मेरे को एटी डबल डी में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बोलती कि आप हमें मामू नहीं बना सकते, समझे, वहाँ पे बेनिफिट ले लिया है उसने, तो आप वापस से उसका बेनिफिट खुद क्यों ले रहे हो? और अगर वो खुद इनकम कमा रहा है तब वो बेनिफिट ले रहा है तो वो डिपेंडेंट हुआ ही नहीं। तो गवर्नमेंट फ्रॉड करने का चांस नहीं दे रही है आपको। और वैसे क्या होता है, अगर पकड़े गए तो फ्रॉड हुआ ना, कौन देखता है उतना, समझे कि नहीं? ये ऐसे ही होता है टैक्स। देखो टैक्स जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो सबके माइंड में क्वेश्चन, सर ऐसा तो हम नहीं करते, हम रूल पढ़ रहे, रूल अलग होता है, इम्प्लीकेशन तो अभी देखते क्या क्या होता है। तो क्या आपको टैक्स अच्छे से सीखना है ना, तो आपको ये समझना है कि भाई ऐसे अच्छे बच्चे रूल क्या है वो फॉलो करना है आपने को, क्या समाज में चल रहा है वो नहीं देखना है। क्लियर है कि नहीं? तो समझ में आएगा आपको टैक्स। तो यहाँ पे अगर ये सारे हैंडीकैप है तो आपको एटी डबल डी में उनका बेनिफिट मिल जाएगा। कंडीशन है कि वो आप पे डिपेंड होनी चाहिए और आप कुछ ट्रीटमेंट करा रहे हो। क्या ट्रीटमेंट करा रहे हो? एनी अमाउंट पेड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव। ये रिहेबिलिटेशन क्या होता है? जैसा आपने मूवी देखा रहेगा संजू का, संजय दत्त का, उसमें क्या होता है, देखो उसको ड्रग एडिक्शन हो जाता है, तो ड्रग को छुड़ाने के लिए वो किसी सेंटर में उसको लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसको क्या बोलते हैं? रिहेबिलिटेशन। क्लियर है कि नहीं है? तो वैसा आप कुछ कर रहे हो उनके लिए, चाहे कितना भी अमाउंट पेड क्यों ना किया हो, फिक्स अमाउंट मिलेगा डिडक्शन, समझे? वो सर्टिफिकेट पे डिपेंड है, सही दिया रहेगा क्वेश्चन में कितना परसेंटेज हैंडीकैप है, दिया रहेगा, या फिर ऐसा लिखा होगा सीवियर डिसेबिलिटी, तो समझ जाना कि 80% से ज़्यादा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं एजुकेशन की। ई बोले तो एजुकेशन, आपने आपकी पढ़ाई के लिए या अपनी वाइफ की पढ़ाई के लिए या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर किसी स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए आपने लोन लिया था। बेटा एजुकेशन लोन मिलता है, बहुत सारे लोग फॉरेन जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, तो एजुकेशन लोन मिलता है उनको। अब आपने एजुकेशन लोन लिया और उसका जो आप इंटरेस्ट पे करो, प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, इंटरेस्ट पे किया, उस इंटरेस्ट का पैसा यहाँ पे डिडक्शन करने मिलेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट याद रखने आपने को। क्या? सबसे पहले आपने एजुकेशन लोन कहाँ से लिया? तो आपने लोन लिया रहेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से, यहाँ से लोन लेने का। उसके बाद आपने टेकन फॉर, किसके लिए आपने लोन लिया रहेगा? खुद के लिए, खुद की पढ़ाई के लिए, स्पाउस की पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, या कोई स्टूडेंट है जिसके आप लीगली गार्जियन हो। लीगली होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट की नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स हैं ना, अगर नहीं है उनके पेरेंट्स, आप केयर टेकर हो तो क्या आएगा अपना, उसका भी चलेगा, स्टूडेंट का भी। तो 4 चीज़ें। और पर्पस क्या है? हायर एजुकेशन, मतलब आफ्टर एसएससी, एसएससी के बाद 10th के बाद वाला, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के आपने लोन लिया रहेगा। डिडक्शन अमाउंट क्या रहेगा? इंटरेस्ट पेमेंट, जो आपने प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट का पेमेंट किया है वो आपको माइनस करने मिलेगा, और मैक्सिमम 8 सालों तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? पहले 8 साल बहुत बड़ी बात है, और कितना पढ़ रहे हो आप? पूरी जिंदगी भर पढ़ते रहोगे क्या? ठीक है ना। तो लोन कितना रहेगा? मैक्सिमम 8 ईयर्स का, तो 8 साल याद रखना। क्लियर है कि नहीं? पक्का? ये बहुत सिंपल था, इतना ये तो आपको डिटेल में बता दिया मैंने, तो मजाक मजाक में सिर्फ इतना लिख के आता है, इंटरेस्ट पेड ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन, तो याद रखना यहाँ पे आएगा। सर अमाउंट तो नहीं बताया आपने, कितना अमाउंट माइनस करने मिलेगा? बेटा इसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है, जितना ब्याज भरोगे वो पूरा का पूरा 80E में बेनिफिट मिलेगा आपको। क्लियर है कि नहीं? पूरा 80E में आपको माइनस करने मिलेगा, जितना आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है उतना पूरा। चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। 80TTA क्या बोलता है? और मैं बता दूं कि ये शायद लास्ट है, अपना लास्ट है, बस खत्म होने वाला है बेटा ये पूरा। बेटा 80TTA क्या होता है? जैसे आपके है ना बैंक अकाउंट है बेटा, बैंक अकाउंट बहुत जन सेविंग अकाउंट भी ओपन करता है, FD अकाउंट भी ओपन करते हैं, फिक्स डिपॉजिट वाला, करेंट अकाउंट भी ओपन करता है। मैं बात कर रहा हूँ सेविंग अकाउंट की। अगर समझो आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए,
तो उस पैसों पे आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, क्लियर है कि नहीं? उस इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर समझो आपका सेविंग अकाउंट है, उसमें आपको इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता है। कहाँ पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, तो वहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसका बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80 TTA में, वहाँ आपको माइनस करने मिलेगा। मतलब मैं आपको दो केस बताता हूँ। पहला केस, समझो मुझे सेविंग बैंक में पूरे साल का, प्रीवियस ईयर का, पूरे प्रीवियस ईयर का मुझे 12,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। कितना? 12,000 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 12,000 रुपीज़। उसके बाद मैं ग्रॉस टोटल इनकम निकालूंगा, फिर अंडर सेक्शन 80 TTA में उसको माइनस करूंगा। कितना? 12,000 लिखा वो नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये। बेटा यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना? 10,000। इसका मतलब 2,000 पे टैक्स लगेगा। 12,000 था, 10,000 माइनस हो गया, 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा अपना। अब सपोज दूसरा केस में लेता हूँ, मुझे पूरे साल का सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिला, समझो 9,000 रुपीज़। तो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लिखूंगा 9,000, और 80 TTA में कितना आ जाएगा? 9,000 की मैक्सिमम लिखा हुआ है, यहाँ पे फिक्स अमाउंट थोड़ी बोला हुआ है, तो सिर्फ 9,000 ही माइनस करने मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? 9,000 है तो 9,000, 10 से ज़्यादा है तो सिर्फ 10,000 तक ही माइनस करने मिलेगा। बट यहाँ पे ना एक और होता है, इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। बेटा आपका पोस्ट ऑफिस भी देखो सेविंग अकाउंट में दो होता है, एक तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट, एक होता है पोस्ट ऑफिस में ओपन किया आपने सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में जाके। अब पोस्ट ऑफिस तो पता ना क्या होता है, गवर्नमेंट का होता है। वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन किया है और वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं, वो गवर्नमेंट रहता है। वहाँ पे जीरो रिस्क होता है, रिस्क फ्री, समझे? रिस्क होगा ही नहीं उसमें। तो अगर सपोज आपने पोस्ट ऑफिस में पैसा डाला सेविंग अकाउंट में, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, तो वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू ₹3,500 अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। समझे? ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पोस्ट ऑफिस बैंक में पैसा डाला, उसका ब्याज जो मिलेगा वो आपका एग्जेम्प्ट होता है अप टू ₹3,500, 3,500 रुपये तक। अब ट्रीटमेंट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपको है ना टोटल पोस्ट ऑफिस से 15,000 का इंटरेस्ट मिला, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाओगे, वहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, इनर कॉलम में लिखना 15,000, 15,000। उसके बाद माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 कितना? 3,500। तो आपने कितना लिखा था इनर कॉलम में? 15,000 माइनस 3,500 कर दिया, कितना बचेगा? 11,500। तो 11,500 आपका टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। फिर आप 80 TTA में आओगे नीचे, GTI के बाद, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, उसमें 80 TTA, वहाँ पे आपको जो 11,500 है ना ऊपर टैक्सेबल, तो पूरा 10,000 माइनस करने मिलेगा। कितना? 10,000 लिखा भी यहाँ पे, ₹10,000। ओके, TTA में। तो फिर कितना बचे? सिर्फ 1,500 क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब दो बार बेनिफिट। अगर पोस्ट ऑफिस है तो 3,500 भी बेनिफिट मिलेगा और 10,000 तो था ही आपका, तो 10 + 3,500 कितना होता है? 13,500 का बेनिफिट मिलेगा। किसमें? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया रहेगा। टोटल कितने सेक्शन पढ़े अपन ने? टोटल 7 सेक्शन पढ़े, 7। एक बार देख लो ये पूरे 7 सेक्शन आपको याद है कि नहीं याद है। सबसे पहला था बेटा ATC। मैं पहले बात करता हूँ सारे लिमिटेशन की, ठीक है? मुझे ये बताओ ATC और ATCCC में लिमिटेशन क्या है? मुझे इसका लिमिटेशन बता दो। ATC और ATCCC। यस एवरीवन, ATC और ATCCC ये दो पढ़ा था। इसका मैक्सिमम लिमिट है दोनों को मिला के ₹1,50,000। ओके, अब बात करते हैं ATE की। आपको ATE में मैक्सिमम लिमिट क्या है?
सर 80 में तो मैक्सिमम लिमिट एजुकेशन लोन था इंटरेस्ट अमाउंट, जितना इंटरेस्ट पेड करोगे वो इंटरेस्ट पेड पूरा माइनस करने मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं 80D की। 80D, डी बोले तो डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर मतलब मेडिक्लेम। अब मेडिक्लेम में जो आप प्रीमियम पे करते हो, प्रीमियम समझे, वो मेडिक्लेम का, वो आपको मैक्सिमम लिमिट है 25,000, और अगर सीनियर सिटीजन है तो कितना आ जाएगा 50,000। क्लियर है कि नहीं? फिर बात करते हैं 80U की। बेटा यू मतलब व्हील चेयर, ओके। हैंडीकैप, अब हैंडीकैप में कितना आएगा ₹75,000। आप देखो इन दोनों को प्लस करते तो 75 आता है ना, ओके 75,000। और अगर आप सीवियर हैंडीकैप हो तो उस केस में कितना आएगा 1.25 रुपए। याद है ना, 1.25 रुपए, याद होगा, 1,25,000 रुपीज। वैसे 80D में भी सेम ही है, 80DD में सॉरी, कि आपकी दीदी हैंडीकैप है तो दीदी मतलब रिलेटिव आ गया, तो रिलेटिव हैंडीकैप है, ओके, वो डिपेंडेंट होने चाहिए, तो आएगा 75 और 125। और 80TTA का जो लिमिट है वो है ₹10,000। अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है तो ₹10,000 तो मिलता ही है, प्लस एक्स्ट्रा आपको 3500 मिलता है जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, उसमें एग्जाम्प्ट होगा 3500 रुपये। टीटीए में नहीं, टीटीए में तो 10,000 ही होगा, पर आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 3500 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको बेनिफिट। क्लियर है कि नहीं? जब मैं बेनिफिट की बात करता हूँ मतलब माइनस करने मिलेगा। आई होप कि आपके पूरे सेक्शन याद हो गए रहोगे। ठीक है बेटा, इस सेक्शन के बिना आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कर ही नहीं सकते। चलो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, लाइक रुकना नहीं चाहिए, और आपके फ्रेंड्स को ना इस वीडियो को शेयर कर देना। इसके बिना कंप्यूटेशन का सारा सम अधूरा है, यह आएगा तो सब सारे सम आ जाएंगे आपको। क्लियर है? मैं कुछ है ना डेमो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से करना है ये। 2023 का क्वेश्चन पेपर है अपने पास, इसमें अपन देखते हैं ना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा है इन्होंने ना। नवंबर 2023 जो पास एग्जाम में आया हुआ था। अब क्वेश्चन जो आते रहे वो किस किस के क्वेश्चन आ सकते हैं मिक्स में। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी जैसा दिख रहा है, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी दिख रही है आपको। फिर यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आप मुझे बताना कौन से सेक्शन में ये आएगा। चलो रेडी हो? यस, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पेंशन फंड। बेटा पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया है, कितना कंट्रीब्यूशन किया है 1,40,000। अब कुछ क्लिक हो रहा है आपको। पेंशन फंड एक होता है आपका पेंशन फंड ऑफ LIC, एक नॉर्मल पेंशन फंड है, तो यहाँ पे नॉर्मल पेंशन फंड है, तो बेटा 80C में जाना चाहिए। अगर लिखा होता कि पेंशन फंड ऑफ LIC नाम दिया होता तो अपन क्या लिखते थे अपना 80CCC आ जाता था। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका 80C में आ जाएगा 1,40,000। क्या पूरा ले लेंगे 140? यस, उसमें लिमिट कितना है 1,50,000 का, तो पूरा का पूरा 1,40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल डॉक्टर 80D, तो 80D में आएगा कितना अमाउंट है 20,000, और चेक से देना जरूरी है, और उसने खुद के दिया चलेगा ना, खुद का चलेगा, स्पाउस का चलेगा, बच्चों का चलेगा, ठीक है ना, डिपेंडेंट होने चाहिए और कुछ नहीं। क्लियर है? यहाँ पे पक्का चेक से दिया तो 80D में पूरा लेंगे, पूरा, यस पूरा आ जाएगा 20,000। लिमिट कितना था 25,000 का, लिमिट था 25,000 का, पूरा का पूरा 20,000 आ जाएगा। चलो क्लियर है आपको ये? आगे बढ़े अपन। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है ना, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का लग रहा है मेरे को, क्या इसमें दिया रहेगा देखते हैं। चलो ध्यान दो, इधर क्या दिया है, यहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन
फिक्स डिपॉजिट विथ कंपनी, बड़ा ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का है, ये ठीक है, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का आइटम है ना बेटा। फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, अगर ऐसा लिखा होता ना इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट तो 80 TTA में भी आता। दिमाग में रखना बेटा, ये फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट होता उसका इंटरेस्ट मिला होता तो पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, फिर 80 TTA में भी आएगा। कितना? पूरा 32 नहीं, 10,000 ही आएगा 80 TTA में। बट यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, 80 TTA पिक्चर में नहीं आएगा। क्यों? फिक्स डिपॉजिट दिया है इसके लिए। ही इन्वेस्टेड ₹60,000 इन नेशनल सेविंग स्कीम। बेटा NSC कुछ याद आ रहा है? NSC ये मैंने 80C में लिखा था आपको। सबसे पहला था आपका LIC का प्रीमियम, उसके बाद था ना अपना LIC वाला, ये कौन सा था? NSC वाला, NSC। उसके ऊपर भी आपने देखा रहेगा कि PPF डिपॉजिट था। पहला क्या था बेटा? LIC प्रीमियम, दूसरा PPF डिपॉजिट, फिर NSC था, फिर उसका इंटरेस्ट था, चारों, फिर ट्यूशन फीस था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो NSC क्या आएगा? 80C में आ जाएगा, पक्का पूरा 60,000 मिलेगा। ही पेड इंटरेस्ट ₹32,000 ऑन एजुकेशन लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। बेटा बैंक ऑफ इंडिया चलेगा, दिस इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक ऑफ इंडिया। फॉर हिज सन, बेटे के लिए लिया, चलेगा, अच्छी बात है। हु इज परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा है, अच्छी बात है। क्लियर है कि नहीं? जो कि रिकग्नाइज है और अच्छी बात है, समझेगी नहीं? तो ये आपका एलिजिबल है, एजुकेशन आ गया बोले तो 80E में आएगा। और कितना अमाउंट माइनस करने मिलेगा? जितना इंटरेस्ट पे करोगे पूरा का पूरा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। सर 5 लाख का किया होता तो 5 लाख आता है इधर, अगर आपने 5 लाख का इंटरेस्ट पे किया तो 5 लाख आ जाएगा। पर याद रखना आपका टोटल डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि एक सर ये क्या बोल दिया? ग्रॉस टोटल इनकम, वो हेड्स ऑफ इनकम का टोटल, सारे हेड्स ऑफ इनकम को प्लस करते आते हैं ना ग्रॉस टोटल इनकम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिडक्शन। समझे कि मतलब नेट टैक्सेबल इनकम माइनस में नहीं आना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो क्लियर है ये बेटा? पहचानने आ रहा है आपको? आई थिंक पहचानने आ रहेगा आपको। ये वापस से क्या दिया? ये सैलरी वाला है। चलो क्या आएगा इसमें बताओ मुझे? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 15,000। बेटा अब लिख लो 80D, लिमिट था 25,000 का। सर यहाँ पे लिखा नहीं है चेक से, कैश भी तो नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है ना, कैश और चेक, तो चेक एज्यूम करो। समझे कि नहीं? हमेशा पॉजिटिव एजम्पशन लेने का। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कैश की चेक, आप चेक एज्यूम करो और करो, सही है वो। ही इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF, याद आ रहा है? ये आपका 80C में जाएगा। कितना अमाउंट है? 2 लाख। पाप लगेगा, 2 लाख नहीं बेटा, आपको सिर्फ 1,50,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा 80C में। तो जब अमाउंट लिखोगे ना 80C में, तो 2 लाख को तो मेंशन ही मत करना, सीधा 1.5 लाख ही लिखना वहाँ पे, और वहाँ पे ब्रैकेट में बता देना कि मैक्सिमम ₹1,50,000, ठीक है? मैक्सिमम ₹1,50,000, उतना ही माइनस करने मिलेगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब आप पहचान पा रहे हो कि कैसे किया जाता है? यहां भी देख सकते हो आप, शी पेड ₹25,000 टूवर्ड्स पेंशन फंड ऑफ LIC। बेटा पेंशन फंड ऑफ LIC आ गया, तो ये 80CCC में ना, देख लो आप नोट्स में देख सकते हो 80CCC में। शी इन्वेस्टेड ₹80,000 ऑन यूलिप प्लान। बेटा यूलिप प्लान कहीं पढ़ा था? यूलिप, ELSS कॉन्ट्रीब्यूशन था बीच में, PF, PPF, SPF, RPF, सुपर एन्यूशन फंड, ELSS, यूलिप था ना, यूलिप, ये 80C में आएगा। कितना अमाउंट आएगा? पूरा 80,000। हाँ दोनों मिलके बिलो होना चाहिए 1,50,000। समझे कि नहीं? पक्का? क्लियर है? ऐसे सारे क्वेश्चन रहते हैं बेटा, आप टेंशन मत लो, आप कर पाओगे। अगर लेक्चर अच्छे से देखा रहेगा, पूरा बेसिक समझा रहेगा, तो ये आप कर पाओगे। ये सारा जो नोट्स मैंने आपको दिया है ये अपने एप्लीकेशन में डाल दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो अपने
अकाउंट बाय हेमल सर करके एप्लीकेशन नाम रहेगा, उसमें आप इससे डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? पक्का। और भी कुछ क्वेरी रहेगा तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको कौन कौन से और वीडियो की रिक्वायरमेंट है उसका आप कमेंट कर लेना, सर ये चैप्टर मुझे चाहिए। तो ऐसे ही मैं शॉर्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा आप लोग के लिए, ताकि आप एग्जाम के पहले अच्छे से देख सको। ओके, तो आज का सेशन यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ मैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।